नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में भूकंप और सुनामी का खतरा मंडरा रहा और साथ ही इजराइल को जलील करने के लिए यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, ये भी आपको पता चलेगा। वहीं आज फ्रांस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि हमास और इजराइल दोनों की मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। और साथ ही अब यूपी में बैंक वालों ने एक ऐसा कांड किया है जिसके बाद अब अपनी पत्नी को शायद घर में रखना भी पसंद नहीं करेंगे, उसको किसी तिजोरी में लॉक करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको अभी बताऊंगा। तो आज खबरें बहुत ज्यादा अहम है, गजा के हिसाब से भी, हिंदुस्तान के हिसाब से भी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से छोटा सा सवाल है, आप इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में किसके साथ खड़े हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बता दें ताकि हम जान सके कि कितने लोग आज इंसानियत के पक्ष में खड़े हैं और कितने लोग शैतानों के साथ। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही रशिया से। रशिया के पूर्वी तट, जो उनका ईस्टर्न तट है, जिसका नाम है कामचटका में आज भूकंप देखने को मिला, जिसका मैग्नीट्यूड 8.8 था, यानी 8.8। और इस मैग्नीट्यूड का भूकंप काफी खतरनाक होता है। और जैसे ये भूकंप आया, इसी के बाद समुद्र में सुनामी आ गई। लगभग 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही इस समय समुद्र में। और हवाई हो, चाहे जापान हो, चाहे अलास्का हो, चाइना तक में अलर्ट जारी है। जापान में लोग जमीन छोड़ के भाग रहे हैं। हवाई का वीडियो निकल के सामने आ रहा, जहां सड़कों पे लंबा जाम है, क्योंकि हर शख्स जानता है कि सुनामी के बाद अंजाम क्या होता है। तो आज बड़ी गंभीर स्थिति है इस सुनामी को लेके। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अलर्ट जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके कहा कि तमाम लोग सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, क्योंकि 3 मीटर ऊंची लहर अपने आप में काफी खतरनाक होती है और कई जिंदगियां निगलने की क्षमता रखती है। तो जो भी लोग वहां के हैं, एक बार उनके लिए ये दुआ रहे कि कम से कम वो लोग सुरक्षित रहे, किसी को जान माल का नुकसान ना हो और ये जो कुदरती आपदा है जल्द से जल्द शांत हो जाए। खैर, अब आपको गजा की कुछ अपडेट बताता हूं। और सबसे पहले आपको याद होगा, कई दिन से आप ये खबर सुन रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने सबसे पहले कहा था कि हम इस समय फिलिस्तीन को सितंबर महीने में एक देश का दर्जा दे देंगे। ये बयान उन्होंने इस वजह से दिया था क्योंकि जब तक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिलेगा, इजराइल लगातार जुल्म सितम करता रहेगा और कोई चाह कर भी वहां कुछ नहीं कर सकता। अब ये बयान जब निकल के सामने आया, इसी के जस्ट बाद सबसे पहली बार ये हुआ था कि कोई ऐसा देश जो G7 में भी हो, यूएन में भी हो, अगर उसने ऐसा कहा है तो जाहिर सी बात है ये फिलिस्तीन के हक में बड़ा फैसला था। इसी के बाद कनाडा निकल के सामने आया, इसी के बाद जर्मनी निकल के सामने आया और फाइनली आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बड़ा बयान दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बहुत सही बात बोली और ये बात आपको समझनी पड़ेगी धर्म, जाति, मत, मजहब के एंगल से ऊपर उठ के। स्टारमर ने कहा कि सीज फायर रोकने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जाए ताकि इजराइल अपनी मनमानी फिलिस्तीन में ना कर सके। ये बात स्टारमर ने खूब बोली और साथ ही ये भी कहा कि इजराइल जिस हिसाब से वहां पे काम कर रहा, अब वक्त आ गया है कि इसको रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाए, नहीं तो इजराइल गजा को निगल जाएगा। इतना कहने के बाद फिर अगला जो इन्होंने मुंह खोला और हमास के लिए था और कहा कि हमास को भी सीज फायर की शर्तें माननी पड़ेंगी और हमास को ये चीज भूलनी पड़ेगी कि अगर वो सीज फायर नहीं करता है या फिर अपनी जिद पे गजा को मौत के मुंह में झोंकता है, तो आने वाले टाइम में जब कभी सीज फायर होगा तो वो फिलिस्तीन पे राज कर सकेगा। यानी अब ब्रिटेन का भी मानना है, ब्रिटेन का स्पष्ट अंदाज में कहना है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने चाहिए, सीज फायर करना चाहिए और साथ ही जितने बंधक उसने बना के रखे हैं उनको आजाद कर देना चाहिए। बाकी नेगोशिएशन करवाने के लिए हम तमाम लोग बैठे हैं, हम बातचीत करेंगे, हम बीच में कूटनीतिक रास्ता अपनाएंगे, 2 अलग अलग देश बनेंगे और दोनों देशों में चुनाव होगा। इजराइल में अपना जो मसला चल रहा है वो अपना समझे, फिलिस्तीन में चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद फिलिस्तीन में सरकार बनेगी और वहां के लोग जिसे चाहेंगे उससे अपना राष्ट्रपति, उसे अपना प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन हमास अगर ये सोचे कि हम अंतरिम सरकार बना लेंगे तो ये उसकी गलतफहमी है। और जहां तक मैं चीजों को समझ रहा हूं, हमास कायदे से राजकाज करने के लिए बना भी नहीं है। हमास एक संगठन है जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है। पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में आतंकवाद का दर्जा हासिल कर लिया है हमास ने, क्योंकि इसने दहशतगर्दी फैलाई है और इस चीज को
भले ही दबे कुचले मन से, भले ही आपको आज मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शासन में वही लोग बैठने चाहिए जिनका कोई हिंसात्मक रिकॉर्ड ना रहा हो, जो हिंसा के पक्ष में ना हो। अगर वही शासन में बैठे तभी चीजें बेहतर होती हैं। अगर कोई लड़ाका, लड़ने वाला, झगड़ालू किस्म का इंसान बैठेगा तो पूरी दुनिया में अशांति फैली रहेगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। है इसी के बाद आज यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी बड़ा कदम उठाया। यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत, जिनका नाम हरीश पवर्तनेनी है, हरीश पवर्तनेनी ने अपना मुंह खोला और इन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में कहा कि हम शुरू से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं और अब हम 2 स्टेट पॉलिसी का शुरू से जैसे समर्थन कर रहे थे उसी हिसाब से समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने गजा के लिए भी काफी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इजराइल वहां पे हमले कर रहा, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां निगली जा चुकी हैं, 20-22 महीनों से बच्चों की पढ़ाइयां अधूरी हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, भुखमरी के कागार हैं। इस वजह से फौरन अब हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इजराइल के खिलाफ, हमें कोई सीरियस एक्शन लेना चाहिए इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़े, इजराइल गजा के ऊपर जुल्मो सितम रोक दे। अगर हम ये चाहते हैं कि गजा के ऊपर जुल्मो सितम रुके तो सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। और ये बात भारत के राजदूत ने बोली, यानी भारत की सरकार ने बोली। तो अनुभक्तों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत की सरकार का भी ऑफिशियल स्टैंड फिलिस्तीन के ही पक्ष में है। तो ये जो इजराइल को अब्बा जान बनाए घूम रहे हैं, इनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इजराइल इनका असली अब्बा नहीं है, फिलिस्तीन इनका दोस्त है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से अभी तक चीजें चल रही हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर अजीब झटका लगा है आज। दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश इस समय जो है, आप ईरान को समझते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पे सऊदी अरब है। चूंकि सऊदी अरब पे किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, सऊदी अरब पे कोई सेंसस नहीं लगा, इस वजह से सऊदी अरब ने पूरी दुनिया से बिजनेस किया है, डील किया है, तो एक तरह से सबसे पावरफुल देश है। तो सऊदी अरब ने भी आज इजराइल और अमेरिका को बड़ा झटका दिया। दरअसल अमेरिका की एकमात्र कोशिश थी कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात बेहतर हो जाए, और इसी के जस्ट बाद फिर ये चाहे जो मनमानी करेगा इजराइल, सऊदी अरब इजराइल एक साथ, बाकी पूरी दुनिया दब जाएगी। लेकिन आज सऊदी अरब ने मुंह पे तमाचा मारा। सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन में सीज फायर नहीं हो जाता, जब तक फिलिस्तीन में ऑफिशियली तौर पे एक नई सरकार नहीं बन जाती और 2 स्टेट पॉलिसी नहीं हो जाती, यानी इजराइल अलग फिलिस्तीन अलग, तब तक हम कोई भी बिजनेस डील अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं करेंगे। और जो अब्राहम समझौता था, अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी एडन से निकले हुए हैं वो सब एक साथ रहे, हम उसको भी साइन नहीं करेंगे। यानी सऊदी अरब ने भी आज धोखा दिया इजराइल को। अब इजराइल कायदे से देखा जाए, अलग अलग रिपोर्ट्स को अगर सही माने, तो इजराइल यूरोपियन कंट्रीज में भी अकेला पड़ चुका। चूंकि नीदरलैंड ने भी कहा कि अब हम कंप्लीटली बैन करते हैं, इजराइल की एंट्री हमारे देश में नहीं होगी, ये नीदरलैंड का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। साथ ही इधर ब्रिटेन ने अलग 2 स्टेट पॉलिसी का नया राग अलाप दिया। यूएन में क्या चल रहा है इनके खिलाफ हम सभी जानते हैं, यूएन खुद इनके खिलाफ गाजा में उतरा हुआ है। फ्रांस के एनुअल मैक्रोन ने सबसे पहले कहा कि हम इनको दबाएंगे जिस हिसाब से गाजा में अत्याचार कर रहे हैं। इधर भारत ने भी क्लियर कह दिया कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है। इधर आप सोचिए कि सऊदी अरब ने भी धोखा दे दिया। तुर्की अलग खफा है, सीरिया से जंग है, ईरान से जंग है, तो इजराइल आज पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका। एक समय ऐसा था कि इजराइल को लग रहा था कि पूरी दुनिया में राज करेगा, यहूदी कर भी रहे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में अकेला इजराइल, कोई इसके साथ नहीं खड़ा है सिवाय इनके अब्बाजान यानी अमेरिका के, बाकी कोई भी आज इनके साथ नहीं खड़ा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आपको पहले यूपी की एक खबर बताता हूं, उसके बाद आपको कुछ और बताऊंगा। दरअसल यूपी से एक बड़ी अजीबोगरीब घटना निकल के सामने आई। एक बैंक था, उस बैंक से एक शख्स ने लोन ले रखा था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके परिवार की इज्जत खराब होगी। इस शख्स ने जब लोन लिया और समय पे लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले इसके घर पे आते हैं, पहले धमकाते हैं, फिर समझाते हैं, उसके बाद भी जब ये शख्स अपनी रकम को चुकाने में असमर्थ होता है, फिर बैंक वालों ने क्या किया, उसकी बीवी उठा ले गए। ये योगी बाबा की सरकार है, जहां पे ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला पे एक तंज भी कस दे तो अगले चौराहे पे लटका दिया जाएगा। यूपी के झांसी के एक बैंक ने एक आदमी की पत्नी को इस वजह से उठा लिया क्योंकि इस आदमी ने समय पे लोन नहीं चुकाया था और कहा कि बीवी तभी मिलेगी जब तुम लोन के पैसे दोगे। अब क्या एक महिला के साथ बदतमीजी नहीं है? क्या एक अपहरण का केस नहीं है? क्या ये जोर जबरदस्ती का केस नहीं है?
और अगर है तो सरकार इस पे खामोश क्यों है, इस पे एक्शन कब लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो अभी स्क्रीन पे देख रहा हूं ये निकल के सामने आ रही है कि यमन ने बड़ा हमला किया। यमन के इस हमले में अभी तक देख रहा हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया और साथ ही इस मिसाइल में आईडीएफ का कहना है कि उसने इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन यमन की आर्मी का कहना है कि जिस टारगेट को उन्होंने निशाना बनाया था उस टारगेट पे ये मिसाइलें सफलतापूर्वक आके हिट करती हैं और साथ ही लाखों लोग बंकरों में छुपे बैठे थे। यानी यमन के इस हमले में आज लाखों लोग बंकरों में छुपे बैठे हैं, क्योंकि यमन की मिसाइलें ना ही किसी आयरन डोम को मानती है, ना ही किसी थार्ड डिफेंस सिस्टम को मानती हैं और यमन की मिसाइलें बहुत नुकसान पहुंचा रही है इजराइल को, ये हम सभी जानते हैं। तो यमन की तरफ से अभी चंद मिनट पहले बड़ा हमला देखने को मिला है। अभी तक इस हमले में कितना नुकसान हुआ इसका एग्जैक्ट जानकारी तो मेरे पास नहीं है। मे भी मेरी रिसर्च टीम अगर कुछ आर्टिकल मिलता है तो लगा देगी, स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं। बाकी 2-4 घंटे बाद जब फिर वीडियो लेके आऊंगा तब उसमें आपको क्लियर बताऊंगा कि यमन की मिसाइलों ने कितना नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। खैर, तो आज की फिर से बड़ी खबरें थी। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को खत्म करूं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हौसला अफजाई लाजमी कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले काम करने का। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।